नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता रहा था ये एक क्लास 9th का जो है साइंस का पोर्शन चैप्टर 10 है। इसमें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता रहा था। ग्रेविटेशन, ये केपलर का नियम जो है वहाँ तक जो है हम चर्चा किए थे। तो दोस्तों ये है केपलर का नियम, जो दो पिंडों के बीच जो है जो लगता है बल, उसके बारे में जो है हम जानकारी किए थे। तो केपलर के नियम से दोस्तों यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति जो है कि व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए। ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी ग्रहों की गति का कारण जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन में किया था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दूरी के साथ घटता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं जो हैं वृत्ताकार हैं। ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। मान लीजिए कि कक्षीय वेग जो है v है, कक्षीय वेग v है तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या जो है, जो ग्रह की कक्षा की त्रिज्या है जिसमें वह चक्कर लगा रहा है वो r है। तो परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल जो होता है, परिक्रमा करते हुए ग्रह पर जो लगने वाला बल होता है, यानी दोस्तों परिक्रमा करते हुए कहने का मतलब इसमें ऐसा समझ लीजिए कि ये जो है ये कोई है, ये त्रिज्या r है दोस्तों, और ये जो है ग्रह जो है ये v वेग से जो है गति कर रहा है। तो इस पर जो है लगने वाला जो बल होता है दोस्तों, ये बल जो है इस साइड में लगता है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो परिक्रमा करते हुए पर लगने वाला जो बल होता है v²/r होता है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये लिखा हुआ है कि v²/r, ये इसका जो है बल, ये क्या होगा, बल लगेगा, इस प्रकार का जो है बल लगेगा। v² उसके वेग का स्क्वायर और बटे उसकी त्रिज्या, ठीक है। v²/r उसके ये अभिकेंद्र बल होता है दोस्तों, जो इसको कंट्रोल करता है। अभिकेंद्र बल जो है इस साइड में सेंटर की तरफ लगेगा। यदि परिक्रमण काल t है, तब अगर जो परिक्रमण काल जो है उसका t है तो हम कह सकते हैं 2πr/t। तो उसका वेग कितना होगा भाई, उसका परिक्रमण काल t है तो वेग कितना होगा 2πr/t। एक जो परिक्रमण काल है, समय है, वो 2πr का जो गुणा तो वेग निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा v² है, यानी कि इसको हम हटा करके जो है तो b का जो वैल्यू निकलेगा दोस्तों, ये v² बराबर जो हमारा हो जाएगा r²/t², यानी परिक्रमण काल के रूप में जो है हम इसको कर दिए। तो इस संबंध में, यानी कि इस संबंध को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो तो दोस्तों यहाँ पे जो निकल चुका है, ये v निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ परिक्रमण काल t है और v 2πr/t है। इस प्रकार से हम v² को लिख सकते हैं r²/t लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इनके बीच में जो है इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कि इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि v² यानी कि v² बराबर जो है 1/r, ठीक है, गुणे r³/t²। इस प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो r कट जाएगा, r²। तो यानी कि कह सकते हैं और सॉरी, यहाँ पे दोस्तों ये r काटने की जरूरत नहीं है हमको। यहाँ पे जो r³/t² जो है दोस्तों, ये r³/t² है, यानी कि r³/t² जो है ये क्या है, केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। यानी r³/t², कैपिटल T², ये तीसरे नियम के अनुसार जो होता है एक स्थिरांक होता है। तो यहाँ पे जो है, अतः हम इसको v² बराबर 1/r, ठीक है, v² जो है
हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/, तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए अब ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इसका चाल का स्क्वायर है इसके रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो इसे कह सकते हैं कि इसे एफ वी स्क्वायर बाई आर के साथ संयोजन करने पर हमें प्राप्त होता है कि एफ बराबर जो होता है, तो एफ बराबर जो होता है देखिए 1/r के क्या होता है, स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमको ये निकालना है कि जो है एफ जो होता है 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि दो पिंडों के बीच, दो ग्रहों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए कैपिटल जी जो लगा है एक आनुपातिक स्थिरांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय कर्षण स्थिरांक कहते हैं, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। इसका वैल्यू हर जगह जो है समान है, यानी पूरे यूनिवर्स में जो है समान है। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे निकल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 kg है, यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg है, तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी जो है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की परिकलन, यहाँ पे देखिए हमेशा जो है जी का वैल्यू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी होता है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर ऐसा भी कह सकते हैं या केजी -2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन में जो है दिया हुआ है, आप जो है उस फार्मूले से का यूज करके देखिए, यम आपका दिया हुआ है इतना इतना दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के बीच की दूरी जो है इतना है, ठीक है, किलोमीटर है, इसको मीटर में जो है हम कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर में दिया है तो मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि 10⁵ किलोमीटर है तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, यानी 3.84 10⁸ मीटर हो जाएगा। यानी कि ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है दोस्तों। और सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो है जी का वैल्यू 6.7 10⁻⁻, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना इसका वैल्यू होता है दोस्तों। तो अब इसमें जो है सबका वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो जी का वैल्यू, एफ का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए एफ का वैल्यू करने के लिए सबको पुट कर दिया जाएगा। देखिए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू इसका जो है आ गया 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। इतना न्यूटन का बल जो है पृथ्वी लगाएगा चंद्रमा, तब पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल जो है 2.01 × 10⁻20 इतना न्यूटन जो है आता है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया कि मतलब जो है इसके बीच का जो बल की गणना है हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है। फर्स्ट क्या है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने का बल, हमें पृथ्वी से बांधे रखने का बल, फर्स्ट है हमें पृथ्वी से बांधे रखने का बल। उसके बाद जो है दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ठीक है। मुक्त पतन, ये क्या होता है, मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए, यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है। एक निश्चित ऊंचाई पर जा करके उसके बाद जो है नीचे गिरने लगता है।
तो हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी के इस आकर्षण, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, वही उसका गुरुत्वीय बल होता है दोस्तों। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, वही उसका गुरुत्वीय बल होता है। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, वस्तुएं जो होती हैं पृथ्वी को की ओर इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन है में है, मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि पृथ्वी की तरफ ही गिरेगा वो। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। यानी कि पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए, वेग में कोई परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से डिनोट किया जाता है। यानी इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। जहां आप लाइनियर इक्वेशन में जो वहां पे पढ़े थे, वहां पे क्या होता है, ए होता था, तो वहां पे उसको त्वरण बोलता है। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसको गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, जो पृथ्वी अपनी खींचती है अपनी तरफ। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल जो होता है द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। बल जो होता है द्रव्यमान त्वरण का बल जो होता है द्रव्यमान तथा त्वरण का वो होता है। यानी बल बराबर यम ए होता है। बल बराबर यम गुणे ए होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, कौन सा बल लगेगा? यम जी लगेगा दोस्तों। अगर जो कोई पिंड जो है पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, तो वहां पे कितना बल कार्य करेगा? यह बराबर यम जी, यानी उसका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है बल बराबर जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा यम इंटू जी हो जाएगा दोस्तों, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे जी से निर्दिष्ट किया जाता है। यानी निर्दिष्ट करते हैं, इसको निरूपित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण जो होता है यफ होता है। गुरुत्वीय बल का परिमाण यफ द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको क्या लिखते हैं? यफ बराबर एम जी लिखते हैं दोस्तों। यफ बराबर एम जी यहाँ पे लिखा जाता है। यफ बराबर एम जी यहाँ पे, ठीक। समीकरण इतना और इतना से हमें प्राप्त होता है। लेकिन और दोस्तों हम एक चीज और जानते हैं, यह बराबर एम जी हमारा यहाँ पे होता है। उसके बाद जो है हम जो अभिकेंद्रीय बल लगता है उसको कंट्रोल जो करता है वो इसी बल के कारण होता है दोस्तों। यानी समीकरण फर्स्ट इतना से हमें जो प्राप्त होता है, कहने का मतलब जो है एक बल ये है और एक दूसरा बल जो ये लग रहा है दो पिंडों के बीच में, तो जो बल के बराबर होता है यहाँ इसकी जगह पे हम एम जी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम जी के बराबर क्या लिखते हैं? एम बाई डी स्क्वायर। यानी कि जो जी होता है, या इस कह सकते हैं कि जी बराबर कैपिटल जी और यम और डी स्क्वायर, इसके त्रिज्या के जो है बराबर जो है हम इसका जी का वैल्यू का गणना कर सकते हैं। यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी, हम कोई भी दूरी जो है उसकी त्रिज्या के बराबर ही ले सकते हैं दोस्तों। जहां पर जो होता है, जहां पर यम जो है कैपिटल एम पृथ्वी के द्रव्यमान है तथा डी वस्तु की दूरी पृथ्वी के बीच की दूरी है। मान लीजिए कि एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, इस पर या इसकी सतह के पास है, तो हम उसके त्रिज्या के बराबर लेते हैं। तो डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। इस प्रकार जो है पृथ्वी की सतह जो है हम यहाँ पे डी ना कह करके दोस्तों, अगर जो हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं कि इस पर जो क्या लग रहा है, तो हमारा दोस्तों ये हो जाएगा जी एम गुणे एम अपान आर स्क्वायर। कैपिटल आर है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या को जो है कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जी का वैल्यू जो है हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम बटे इतना। तो पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी एक जो है पूर्ण गोला नहीं है।
पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान जो है ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जान सकते हैं कि जी का जो वैल्यू होता है ध्रुव पे, पोल पे जो है ज़्यादा होता है, पर विषुवत वृत्त जी का ध्रुवों पर विषुवत वृत्त के अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ध्रुव पर अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन जो हम करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए जी का वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल जी, उसके बाद जो है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान बटे आर स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ पे दोस्तों जी का वैल्यू जो है हमको क्या दिया हुआ है, यानी कि जी का वैल्यू 6.7 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 6 × 10⁻24 किग्रा है, और आर 6 यानी कि 37 भी कह सकते हैं, 6.37 होता है, या उसको जो है 4 आप कह सकते हैं, 6.4 10⁻6 मीटर होता है दोस्तों, यानी पृथ्वी की त्रिज्या इतना होती है। तो इसके वैल्यू से दोस्तों इसका कैलकुलेशन जो है हम यहाँ से कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है जो निकालने पे आया है, सबका वैल्यू पुट करे में 9.8 आता है, यानी कि लगभग में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू आता है, जो जी का वैल्यू हम हमेशा यही यूज करते हैं, कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं और 9.8 भी यूज करते हैं। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है जी बराबर जो है इतना होता है। ठीक, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। दोस्तों जो यहाँ पे गति करता है वो गुरुत्वीय बल जो है उस पर प्रभाव डालता है, गुरुत्वीय बल जो है उसको प्रभाव डालता है। यह समझने के लिए क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस हैं, यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस हैं, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी। आइए क्रियाकलाप, यहाँ फिर कुछ क्रियाकलाप है, देखते हैं। कागज की एक सीट तथा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत, कागज की एक सीट तथा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए, देखिए क्या दोनों पर धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। नहीं दोस्तों, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पे पृथ्वी ज्यादा बल लगाएगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पे जो है पृथ्वी जो है अपनी तरफ जो है ज्यादा खींचेगा, यानी कि बल ज्यादा लगाएगा, वो जल्दी पहुंचेगा। तो हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ धीरे से पहुंचता है, कुछ धीरे से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। ठीक है, ऐसा देखिए हम देखते हैं कि कागज धरती पर पृथ्वी की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचती है, यानी कि कागज धीरे धीरे पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। जो कागज धीरे धीरे पहुंच रहा है उसका जो है प्रतिरोध के कारण भी होता है, यानी वायु जो है उस पर प्रतिरोध भी लगाती है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुए गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। जो पत्थर पर प्रतिरोध लगता है वो अधिक होता है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिसमें हवा निकाल दी जाए, जिसमें हवा निकाल दी जाए कि यहाँ पे प्रतिरोध नहीं लग रहा है, तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। तो अगर जो हम जार में हवा निकाल दें तो कागज तथा पत्थर क्या है, एक ही दर से गिरेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। मुक्त पतन में वस्तु जो होता है त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थ, इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस है, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए।
एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का तो वस्तु को जो है दोस्तों उन्होंने जो गिराया, क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान जो है स्थिर है, अतः एक समान त्वरण के सभी समीकरण त्वरण एक स्थान पे जी लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो कुछ भी आपने क्वेश्चन में आप इसके पिछले चैप्टर में 9 में पढ़े हैं, यानी कि फोर्स, लाइनियर मोशन, इसके बारे में जो है गति के बारे में पढ़े हैं, आप जो है यहाँ पे एक जगह पे डी लिख सकते हैं, एक जगह पे जो है आप जी लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है बाकी सेम टू सेम जो है आपका वही सब चीज़ रहेगा। v बराबर e प्लस AT यानी यहाँ पे g लिख देंगे, यहाँ पे b स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2s, एक ही जगह पे दोस्तों g लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ u एवं b क्रमशः प्रारंभिक वेग। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी हम गणना करेंगे, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कि गणना करेंगे लाइनियर मोशन नहीं रहेगा, ये जो रहेगा तो लाइनियर रहेगा, लेकिन ये है कि ये जो है हमें पृथ्वी और एक ऊंचाई पे यानी कि कोई चीज ऊपर फेंका जाता है और ऊपर से नीचे गिराया जाता है, इसके गति के बारे में हम गणना करेंगे। यहाँ पे जी लगेगा दोस्तों एक ही जगह पे। तो u और v क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम वेग तथा यश द्वारा दूरी t समय चली गई दूरी है। इन समीकरण को जो है हम इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, एक कार किसी कगार से गिरकर इतने धरती पर आ जाता है। कोई कार है, एक कार है किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान जो है आप 10 मान सकते हैं दोस्तों। हम आपको भी बताए हैं कि यहाँ पे जी का वैल्यू जो है 10 भी हम लिख लेते हैं कहीं कहीं अपनी सुविधा के अनुसार। तो धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी दोस्तों? जब कोई कार जो है ऊपर से गिरता है, यहाँ पे समय दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, तो धरती पर टकराते समय कार की जो है चाल क्या होगी? धरती पर टकराते समय इसकी चाल क्या होगी? तो दोस्तों ऊपर से अगर जो कोई चीज गिर रहा है तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऊपर से कोई चीज गिर रहा है तो यहाँ पे u बराबर जो है 0 होगा और यहाँ पे अंतिम वेग जो है इसी का हम गणना करेंगे दोस्तों। अगर जो हम कह सकते हैं v बराबर u प्लस gt, यहाँ पे gt का कैलकुलेशन करना है दोस्तों, तो v बराबर हमको क्या करना है, u 0 हो जाएगा और यहाँ पे g का वैल्यू 10 कर देंगे और t हमारा है 10.5 सेकंड है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो है हमारा वैल्यू जो आ रहा है इस प्रकार से। तो क्या धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी? यानी धरती पर टकराते समय इसकी चाल जो हो जाएगी 10 यानी कि 5 मीटर पर 5 ms-1 यानी 5 मीटर पर सेकंड जो है इसका वेग होगा दोस्तों धरती पर टकराते समय। उसके बाद जो है 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी? यानी कि 0.5 सेकंड के दौरान जो है इसकी औसत चाल क्या होगी, यानी इसकी औसत चाल क्या होगी। उसके बाद धरती से कगार पर कितनी ऊंचाई पर है, ऊंचाई भी दोस्तों निकालना। तो आपको जो है 5 मीटर आ गया है और उसके बाद जो है दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हल करते समय देखिए अब औसत चाल आपको पता है u प्लस v/2 यानी कि 0 है, एक u प्रारंभिक वेग अंतिम वेग v है, v तो निकल गया देखिए 2.5 इसको यानी कि एक एवरेज जो है चाल निकाल सकते हैं। तय की गई कुल दूरी क्या है आपको पता है, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पे ut 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 है, आपका हाफ at स्क्वायर कह सकते हैं या gt स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ पे जो है सॉल्व करने के बाद जो है 1.225 मीटर आ जाएगा, इतनी ऊंचाई से गिर रहा है ये। अतः हम कह सकते हैं धरती पर टकराते समय इसकी चाल इतना होगा, इतने सेकंड में इतना मीटर औसत चाल होगा, धरती से कगार की ऊंचाई जो है इतनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों और बाकी जो है एग्जाम्पल जो है अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।